अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार, बस एक बार प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है आपकी। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, जो पुराने होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो इस विचारधारा में फंस जाते हैं। और जब उन्हें समय होता है अच्छा खासा, 5 महीने, 6 महीने, इवन 8 9 महीने, तब भी वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस करते हैं। नतीजा, भले ही वो प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर ले, क्वालिफाई कर ले, लेकिन मेंस में जाके वो अटक जाते हैं, जिसमें मैं भी कभी शामिल हुआ करता था। इसीलिए आपको हमेशा सिविल सर्विसेज की तैयारी करते वक्त प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू की कॉल कम से कम आपको आ ही जाए। अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड इन दिस साइकिल। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम सही से अपने समय को उपयोग करें, और जो भी हमारे पास समय होंगे 72 बीपीएससी के प्रीलिम्स तक, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। अब सबसे पहला डाउट जो आपके मन में निकलता होगा कि आखिरकार 72 बीपीएससी होगा कब। अब जैसे कुछ अनुमान आने लगे हैं, कहा जा रहा है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि उस दिन होगा। नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे होगा, लेकिन हमारी तैयारी तो मजबूत रहेगी कि जब एक्चुअल वो एग्ज़ाम का दिन आएगा तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और प्रीलिम्स निकालेंगे, और जब मेंस का भी समय आएगा तो मेंस के समय भी हम प्रेशर महसूस नहीं करेंगे। तो क्या करना है हम बताएंगे पूरे तरीके से। जो टाइम फ्रेम है हमने डिमार्केट किया है, सो दैट आपका एक एक महीना अच्छे से यूटिलाइज हो, और कब आपको प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करना है, कब आपको मेंस की तरफ शिफ्ट करना है, कितना मेंस का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, प्रीलिम्स के बाद क्या करेंगे, वो सब कुछ आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ये है हमारी कुछ क्वालिफिकेशन, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि मान लीजिए, मानना ज़रूरी भी है कि 30 सितंबर को 2026 को आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। तो उस हिसाब से मैंने एस्पिरेंट्स को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक है धुरंधर गोल्डन स्टूडेंट्स, हम उन्हें कह रहे हैं जिन्होंने पहले से बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करी है, जिन्होंने 69 या 68 बीपीएससी से तैयारी कर रहे होंगे, उनका प्रीलिम्स अच्छा होगा, या तो वो प्रीलिम्स कट ऑफ के आसपास होंगे, या फिर प्रीलिम्स निकाल लिए होंगे बट मेंस नहीं निकल रहा होगा, तो उनको हमने धुरंधर या फिर गोल्डन कैंडिडेट्स कहा है। ठीक। दूसरे हैं जो एकदम नए फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, या जो प्रीलिम्स की तैयारी तो कर रहे हैं बट कट ऑफ के काफ़ी नीचे रह जाते हैं, या फिर इन्होंने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ा नहीं है, या फिर एकदम फ्रेशर हैं। तो दोनों के लिए थोड़ी स्ट्रेटजी अलग होगी, तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम धुरंधर कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपके पास जो जनवरी से लेकर जून का महीना होगा, कुल मिला के आपको 6 मंथ अप्रॉक्स मिलने वाले हैं। तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जो मेंस का सिलेबस है, और आपको बेटर पता होगा एनालिसिस के माध्यम से, और आगे मैं आपको बताऊंगा भी, उसका 80 से 90% कवरेज हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा एज मिला हुआ है। तो आपको पूरी तरीके से अपनी एनर्जी मेंस के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, स्ट्रक्चरिंग के लिए, फ्रेमिंग के लिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए, इंक्लूडिंग एसे एंड डीआई, पूरी तरह से कमांड हो जानी चाहिए। और मेरे ख्याल से 6 मंथ इनफ होंगे आपके लिए। ठीक। तो ठीक है, बाकी के जो बचे महीने हैं उसमें क्या करेंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो हमारे प्यारे सिल्वर कैंडिडेट है, यानी कि जो एस्पिरेंट्स नए हैं, उनको मैंने जनवरी से मई यानी कि 5 महीने एलोकेट किया है। इसमें मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि 100% या 90% मेंस का सिलेबस करेंगे, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप कम से कम 60 से 70% मेंस का सिलेबस अच्छे से ख़त्म करेंगे नोट्स के साथ। तो बाकी जो आपके मंथ बचेंगे उसको आप प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिवली डेडिकेट करने वाले होंगे। अब बात करेंगे कि
कैसे क्या करना है आगे। तो देखिए, मैंने जो प्रोग्राम बनाया है खासकर न्यू एस्पिरेंट्स के लिए, अभी थोड़ा सा मैं समय लेकर बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इनको अवेयर करना भी ज़रूरी है। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो राहें हैं थोड़ी सी आसान मैं करने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है और मेंस का सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। यानी कि आप जो प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो प्रीलिम्स में नहीं आता है आपका, है ना। तो चूंकि अभी आप प्रीलिम्स की भी बुक्स पढ़ रहे होंगे, तो मैंने ये सुनिश्चित किया और इसमें बाकायदे मुझे 4-5 घंटे भी लगे कि ऐसे मेंस के टॉपिक्स हम कवर कर ले जो कॉमन हो प्रीलिम्स के लिए भी, और उसके आधार पर आपका 60 से 70% मेंस का सिलेबस तैयार हो जाए, ताकि जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करें तो बचे हुए 3 महीने या 4 महीने जो भी आपको मिलेंगे उसमें रिमेनिंग सिलेबस आराम से चुटकी बजा के कवर हो जाए। क्या इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से ये परफेक्ट स्ट्रेटजी होती है। तो देखिए, अब जो आपके एग्ज़ाम डेट यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट से जो पहले के कुछ समय बचेंगे, यानी कि जब हमने अभी मेंस का मंथ डिमार्केट कर लिया ओल्ड और न्यू स्टूडेंट दोनों के लिए, तो जो आपके जुलाई से लेकर सितंबर के पीरियड होंगे यानी कि 3 मंथ ओल्ड यानी कि धुरंधर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो नए वाले एस्पिरेंट्स है सिल्वर एस्पिरेंट्स जून से सितंबर 4 महीने इनके लिए हमने लोकेट किया है। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कुछ नए बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए आपको थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए होगा। तो इस पीरियड में दोनों एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स पर एक्सक्लूसिवली शिफ्ट हो जाएं। इससे पहले मेंस की तैयारी चलेगी, उसके बाद आपको एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो जाना है, जिसमें आपको टाइमली टेस्ट लगाना है। उसके बाद कुछ अगर एक आध बुक्स बच गए हैं तो उसे पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बार बार रिवीजन करते रहना है, बार बार, एक बार 2 बार से काम नहीं चलता है, बार बार, क्योंकि उस समय आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी ही निर्धारित करती है कि आप क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तुक्काबाजी उतनी नहीं चलेगी, तुक्काबाजी भी तभी चलती है जब आप अच्छे से रिवीजन करके जाए, कुछ भूल जा रहे हैं तब। उसके बाद PYQ का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन उसके ऑप्शंस को एनालाइज करके रिकॉर्ड करके नोट्स बना के ख़त्म करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं कि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स अभी से ही पढ़ने लग जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लास्ट मोमेंट में करंट अफेयर्स की सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स आते रहते हैं मार्केट में, तो उस समय आप यूटिलाइज कर लेंगे। 3 महीने या 4 महीने काफ़ी होंगे कवर करने के लिए ईयरली करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो अभी आप प्रेशर नहीं लेंगे ज़्यादा, करंट अफेयर्स नहीं करना है। हाँ, मेंस के लिए करंट अफेयर्स का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप अपडेट जरूर रहेंगे कि घटनाएं क्या घट रही है और मेंस आंसर राइटिंग में आप कैसे उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो 4 महीने या 3 महीने मैंने लोकेट किए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस समय प्रीलिम्स के लिए नए बुक्स पढ़ने हैं, शुरुआत करने। ऑलरेडी आप जनवरी से प्रीलिम्स के लिए बुक्स तो पढ़ ही रहे होंगे, जो भी हमने पहले की वीडियो में बताया है। उसके साथ साथ आपको मेंस की तैयारी करनी है, इस बात को अच्छे से समझ ले, कंफ्यूज नहीं हो कि नहीं लास्ट के 3 महीने में हमें नए बुक्स पढ़ने हैं प्रीलिम्स के लिए, वो गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। हो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि मेंस को कैसे कवर किया जाए। ये जो 5 महीने या 6 महीने हमने शुरुआत के महीनों को एलोकेट किया है, तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉमन सब्जेक्ट कर लेना है, एंड दिस इज फॉर न्यू एस्पिरेंट्स, क्योंकि पुराने एस्पिरेंट्स या धुरंधर एस्पिरेंट्स के लिए तो सिलेबस करना कंपलसरी है, वो भी 80 to 90%, क्योंकि उनका जो प्रीलिम से मजबूत है। कुछ ये स्कोर से कम हो रहे होंगे तो लास्ट मोमेंट में 3 महीने जो बचेंगे उसमें अच्छे से रिवीजन करके वो क्वालिफाई कर लेंगे, देयर इज नो डाउट। तो जो न्यू एस्पिरेंट्स है उनको अभी कॉमन जो प्रीलिम्स के सिलेबस हैं और मेंस के सिलेबस हैं वो साथ के साथ कर लेने हैं। अब ये काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया है कि कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स में तो आपको पढ़ना ही है, मेंस में इसका 114 नंबर के अप्रोक्स एक सेक्शन सिर्फ पॉलिटी से डेडिकेटेड रहता है। तो इंडियन पॉलिटी तो करना है, कैसे करना है हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, कौन से टॉपिक क्या है कि नहीं है, तो दोबारा रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। अब आपको पता होना चाहिए कि भले ही प्रीलिम्स में हम मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, लेकिन मेंस में एंशिएंट और मेडाइवल से नहीं आता है, इसमें आपका मॉडर्न से आता है और आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आता है।
लाइक पटना कलम हो गया, टेम्पल डेवलपमेंट हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन आते। तो अभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम बुक जिसके बारे में भी मैंने अच्छे से बता दिया है, तो ये भी कवर कर लेना है। ठीक है, बिंदास अच्छे से टाइम लेकर समझ समझ कर पढ़ना है। उसके बाद देखिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया था कि क्लास 6 से लेकर 12 की जो एनसीईआरटी बुक आती है, जिसमें आपको इंडिया, पीपल और इकोनॉमी छोड़ देना है प्रीलिम्स के लिए, तो यहाँ पर वो तो करेंगे ही 6 से 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, लेकिन साथ में इंडिया, पीपल और इकोनॉमी की भी बुक ज्योग्राफी की क्लास 12 की पढ़ लेनी है। क्यों? ये मेंस के लिए। इसके फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इसमें डाटा काफ़ी ज़्यादा पुराने होते, कंसेप्ट पर, जैसे बर्थ रेट, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे, इनको समझना जरूरी है, तभी जाके आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, जो ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे मेंस में। इसलिए मैंने इस बुक को ऐड किया है। ज़्यादा दिक्कत होती है तो यूट्यूब पर एनसीईआरटी के लेक्चर यूपीएससी लेवल का देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी कंसेप्ट में क्लैरिटी हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी पूछी जाती है प्रीलिम्स में, लेकिन प्रीलिम्स में चूंकि हम लोग जनरली बजट इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हैं और कुछ फैक्ट्स रट लेते हैं, करंट अफेयर्स का काम हो गया, लेकिन मेंस में इकोनॉमी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। एक सेक्शन इकोनॉमी के लिए भी डेडिकेटेड होता है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी साथ में। ठीक है, और आपको पता होगा कि 17th बीपीएससी में ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो गया था मेंस में। तो इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है कि जो 2 बुक है, सिर्फ 2 ही बुक मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर डिफ़िकल्ट है तो उसको मैं ईजी बनाने वाला हूँ। एक है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो पूरी कहानी बताती है भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या था, कब आया था, किस गवर्नमेंट में आया था, क्या चुनौतियाँ थी, क्या हर्डल्स थे, कैसे सुधार किए गए, ये सब आपको इसमें मिलते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। फिर है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई थिंक ये क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म याद रखना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स है वो थोड़ा सा देख लेंगे, सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने हैं। अब आप कहोगे कि सर कैसे पढ़ें, थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्या, इससे हमारी मेंस की इकोनॉमी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी? पूरी तरीके से तैयार तो यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन ये जरूर होगा कि आपका इकोनॉमी का जो बेस है वो बन जाएगा। क्योंकि जब तक आप एम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन सब के बारे में समझेंगे नहीं, तो अगर इकोनॉमी में क्वेश्चन आएगा कि भाई कैसे बिहार में जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो कैसे आप आंसर लिख सकेंगे? कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, कैसे आप आंसर लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो बेसिक क्लियरिटी होनी चाहिए, टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो आपको ये दोनों बुक से मिल जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब आपको यहाँ से क्लियर मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर भी वही रास्ता अपनाएं, लाइक एनसीईआरटी यूपीएससी लेवल की जो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है यूपीएससी लेवल की, उसको आप पढ़ ले, उसको देख ले, तो अंडरस्टैंड हो जाएगा कंसेप्ट आपका। ठीक, उसके बाद बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए मोस्टली एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी नोट्स पढ़ रहे होंगे आप, या फिर किसी का बुक पढ़ रहे होंगे, तो कोशिश करिए कि जिसमें मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट्स साथ में दिए हो तो उससे पढ़ लें, ताकि आपका दोनों कवर हो जाए। लेकिन अगर सिर्फ प्रीलिम्स के ही पढ़ रहे हैं तो मार्केट में आप देखेंगे कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड मेंस की नोट्स आती है, तो आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कंसेप्ट आपको समझना है, इसमें तो जो कंसेप्ट आपने ऑलरेडी समझ रखा है, चाहे ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो, पॉलिटी का हो, उसको सिर्फ बिहार के रेस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट करना होता है, अप्लाई करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको बिहार स्पेशल कवर करना। और अगर मेरे पास डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स उपलब्ध होंगे मीन्स के, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ। ठीक है, अदरवाइज आपको जो अच्छा लगे, जो नोट्स अच्छा लगे, आप उसे अप्रोच करिए, राइट। और साथ के साथ अभी से ही ये आदत डाल लीजिए कि एक एडिटोरियल डिस्कशन, जो कि आर्टिकल होते हैं न्यूज़पेपर्स के, जो आपके एनालिटिकल पावर को, सोचने की क्षमता को, इवन रिवीजन के लिए भी काम करेगी, इसको रोज देखे, डेली बेसिस पर। मैं प्रेफर करूँगा कि जो ओनली आईएएस का सुमित सर का एडिटोरियल डिस्कशन डेली बेसिस पे होता है, तो आप उसे यूज करिए, उसे देखिए, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे। और एक आध न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के, तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ें। ज़्यादा आपको फैक्ट रटने पर ध्यान नहीं देना है, बस एनालिटिकल पावर विकसित होनी चाहिए। हमारी पहली प्रयास यही है शुरुआत में। ये विकसित हो गया तो आंसर तो आप फटाफट लिख ही दोगे, लिंक करके, रिलेट करके।
ठीक है, तो ये कंप्लीट। अब चलते हैं जो अगला एंड मोस्ट क्रूशियल सवाल आपका होगा कि ठीक है, हमने मेंस के लिए स्ट्रेटजी बना लिया, टाइम एलोकेट कर दिया, लेकिन पढ़े कैसे, कवर क्या करें, इतने सारे टॉपिक्स होंगे कैसे कवर करें। नहीं बाबा, इतना आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ये जो बात हम बता रहे हैं ये कॉमन एस्पिरेंट्स की है, धुरंधर और सिल्वर एस्पिरेंट्स दोनों के लिए, क्योंकि जो धुरंधर वाले उनको तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और जो सिल्वर वाले हैं उनको सर्टेन परसेंटेज 60-70 करना है, जो कॉमन हो प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो देखिए, जो मेंस का सिलेबस है, ठीक, उसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कंठस्थ पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या की टर्म्स दिए गए हैं, क्योंकि की टर्म्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। की टर्म्स मतलब समझ रहे हो आप, जैसे डेवलपमेंट सिलेबस में दिया गया है, विकास, तो आपको पता होना चाहिए कि विकास का मतलब क्या होता है, विकास के कितने आयाम होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। फिर आप उसको रिलेट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, कुछ रिपोर्ट आते हैं उसको आप समझोगे, तो ऐसे करके चीज़ें लिंक होती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिलेबस से अवगत होना जरूरी है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उससे भी ज़्यादा है, उसके बराबर ही कह लो आप, कि PYQ का एनालिसिस, क्योंकि BPSC का इतिहास रहा है 70th BPSC तक खासकर, कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इवन आपके साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे 70th और 69th में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ, कुछ डायनेमिसिटी जरूर आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिपीटेशन वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। बाकी करंट अफेयर्स तो डायनेमिक है ही, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो जो भी PYQ है लास्ट 10 ईयर्स, मैं तो बोल रहा हूँ 10 ईयर्स जरूरी है, 7-8 साल भी है तो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस घूमते रहते हैं डोमेन में, ठीक है। तो ब्रॉडर टॉपिक कवर हो जाएगा, तो कम से कम ये सिक्योरिटी रहेगी कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो उन्हीं के टॉपिक्स को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे पॉलिटी में, तो पॉलिटी में एक चीज़ हमने देखा है कि गवर्नर के टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, करंट से जोड़ दिया जाता है, बिहार के रेफरेंस से जोड़ दिया जाता है। तो अगर मैंने PYQ एनालाइज किया, पता चल गया कि गवर्नर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, तो आप तो M लक्ष्मीकांत पढ़ ही रहे होंगे, जिस चैप्टर्स का मेंशन हमने वीडियो में किया है उस चैप्टर्स के आधार पर कर रहे होंगे। मान के चलिए पढ़ते 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 आप गवर्नर के पास पहुंच गए, तो जब गवर्नर को पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए, भाई ये तो मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको और अच्छे से कवर करना है। साथ के साथ मेंस से रिलेटेड माइक्रो नोट्स जो बन सकते हैं प्रीलिम्स के साथ साथ, वो भी तैयार कर लेना है। कोशिश करिए कि A4 सीट में आपके नोट्स या जो भी नोटबुक है उसमें तैयार हो, लेकिन ज़्यादा RM या वर्बल टर्म्स ना यूज करें, शॉर्ट रखें, ताकि लास्ट में रिवीजन के समय एक दूसरा M लक्ष्मीकांत खड़ा ना हो जाए। कहने का मतलब समराइज्ड नोट्स हो मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। तो ऐसे ही आप सब टॉपिक्स के लिए करेंगे और जो भी विषय है उन सब विषय के लिए करेंगे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ माइक्रो नोट्स हो गया, और फिर जब एक बार आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ हो गई या टॉपिक पर पकड़ हो गई, मैं बोल रहा हूँ टॉपिक पर पकड़ हो गई, तो फिर आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अब वो कैसे करेंगे वो मैं एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ, एनालिसिस भी कैसे करेंगे वो भी एग्जाम्पल के साथ मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जो गोल्डन एस्पिरेंट्स हैं धुरंधर वाले, उनको तो ये सब सब्जेक्ट के लिए करना है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा समय है और वो अपना ये समय सिर्फ प्रीलिम्स करके बर्बाद नहीं करना है। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने एनालाइज किया पॉलिटी का एक टॉपिक, तो हमने देखा कि गवर्नर के टॉपिक से इतने डोमेन में क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए सारा जो है गवर्नर का क्वेश्चन है, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप पाउज करके उसको पढ़िए, पता चल जाएगा आपको कि गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने ईयर भी दिया है, कौन से BPSC में पूछा है ये भी दिया है, CDPO में भी दिया है, ये भी हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को एक जगह पर लिख दिया। आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन के फोटो क्लिक कर दीजिए, उसको क्रॉप कर दीजिए और उसको एक साथ इंटीग्रेट कर दीजिए PDF में या वर्ड में। उसके बाद अगर आप मैन्युअली एनालाइज कर सकते हैं कि गवर्नर का टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है और इससे क्या क्या डोमेन के क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या बन सकते हैं, तो अगर आप मैन्युअली एनालाइज कर पा रहे तो ठीक है। और वो आप, अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से बुक से करें, कहाँ से करें, तो मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है। मेरा सजेशन रहेगा, जहाँ तक मैंने देखा है, एक तो तर्कस करके बुक आता है PYQ का, ठीक है, तो वहाँ से आप बुक खरीद कर एनालाइज कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स वाला का भी
जो PYQ या मेंस नोट्स के रूप में आता है मेरे ख्याल से, वो भी कर सकते हैं, या फिर जो आपको मन करे PYQ बुक लीजिए और इससे एनालाइज करने का प्रयास करिए, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज PYQ दिया रहता है तो आसानी होगी आपको समझने में। लेकिन आपको कष्ट होता है कि नहीं, मैनुअल एनालाइज करने में दिक्कत होता है, तो यहाँ पर AI का आप सहारा लेंगे तो वो आपको एनालाइज करके दे देगा। जैसे एक कमांड प्रॉम्प्ट डालेंगे, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताया तो मान के चलिए मैंने क्वेश्चन का फोटो ले लिया या फिर उसको एक जगह पर लिख लिया है। अब इसको अपलोड करूँगा ChatGPT में या जेमिनाई में। जेमिनाई गूगल की AI टूल है। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला कि इन क्वेश्चंस के आधार पर एनालाइज करो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसे सब टॉपिक्स में बांट दो। उसके साथ साथ ये भी बताओ कि और क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके, और जो भी इश्यूज इस टॉपिक से चल रहे हैं उसको रिलेट करके। तो यहाँ पर आप देखिए कि करंट अफेयर्स का भी मुद्दा आपका जुड़ गया और आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी यहाँ पर जुड़ गए। तो दोनों को हमने कवर कर लिया कि अगर करंट से जोड़कर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको भी आंसर करने के लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है, तो ये होता है कि आप AI का सही उपयोग कैसे करते हो। मैं तो इससे अच्छे खासे तरीके से, डिफरेंट तरीके से यूज भी करता हूँ। तो रीड एनी टॉपिक्स, कीप इन माइंड दी सब टॉपिक्स एंड एनालिसिस। उसके बाद नोट्स बना लीजिए AI की मदद से या फिर बुक्स की मदद से। समझिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये कमांड दिया, उसके बाद उन्होंने सब टॉपिक्स दे दिया, लिस्ट दे दिया कि इस डोमेन से इस पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे गवर्नर है तो गवर्नर में पता चल गया कि भाई पावर्स, गवर्नर की जो पावर है उससे क्वेश्चन आती है, या फिर जो गवर्नर और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, या फिर कभी तो ये भी पूछ दिया गया था कि क्या गवर्नर एक मेयर पेपेट के आधार पर है। तो इन सब डोमेन पर जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको AI या खुद आप डोमेन बना सकते हैं, और फिर उसी आधार पर आप अपनी स्टडी करिए टॉपिक की और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ज़रूरत पड़े तो AI का भी सहारा ले लीजिए। अब यहाँ पर एक डाउट आएगा कि कौन सा बुक इस्तेमाल किया जाए मेंस के लिए। तो देखिए, वैसे तो ये जो हमने बुक्स बताए हैं प्रीलिम्स के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, लेकिन कुछ डायनेमिक पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो उसको आप मार्केट के कुछ नोट्स हो सकते हैं तो उससे अपडेट कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अभी आप लक्ष्मीकांत या जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स बना लो, वही सफिशिएंट है। हिस्ट्री में भी तो स्पेक्ट्रम है, उसका नोट्स बना लो, वही सफिशिएंट है। हाँ, कुछ डायनेमिक रहेंगे तो वो जब आप टेस्ट सीरीज मेंस का लिखोगे ना तो उसके नोट्स आपको मिलते हैं, या फिर मार्केट्स में बहुत सारे नोट्स आ जाते हैं उस समय, या फिर आप तरकास का बुक लोगे या फिर जो अन्य बुक लोगे PYQ का, तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो, या फिर आप ChatGPT या फिर गूगल से भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिहार के रेफरेंस से आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा तो वो तो आपको या तो PYQ मिल जाएगा, या फिर आप AI से निकाल ले, या फिर कोई टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें रेफरेंस बिहार का दिया रहता है तो वहाँ से नोट्स बना ले। तो इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि बिहार के लिए स्पेसिफिक बुक नहीं आएगा आपको, सिर्फ बिहार स्पेसिफिक को छोड़कर, है ना। तो ये करना है, तो मैंने बारीकी से तोड़ तोड़ कर आपको जो भी डाउट हो सकते हैं वो बताया आपको, ये कर ले। अब देखिए, जब आप इतना कर लेंगे तो रिजल्ट ये आएगा कि जनवरी से जून का जो पीरियड होगा आपका इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा आपके मेंस के प्रिपरेशन के लिए। और जो धुरंधर विद्यार्थी होंगे, जो धुरंधर एस्पिरेंट्स होंगे, 80 से 90% सिलेबस आपका मेंस का कंप्लीट हो जाएगा। और जो सिल्वर एस्पिरेंट्स रहेंगे उनका 60 से 70%, क्योंकि इनको भी ज़्यादा प्रेशर लेना सही नहीं रहेगा। प्रीलिम्स का भी ये बुक पढ़ रहे होंगे ना, इसीलिए मैंने यहाँ बोला कितना भी कर लेते तो आप बहुत ही ज़्यादा आगे हो अपने कंपटीटर से। इसके साथ साथ आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो पुराने वाले विद्यार्थी होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, उनको तो ए से सप्ताह में लिखना ही चाहिए। सप्ताह में ए से लिखिए और DI भी सॉल्व करते रहिए सप्ताह में। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा वीक हैं तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस को सप्ताह में 2 दिन भी कर सकते हैं। इससे आप ही का हाथ मजबूत होगा और जो कनेक्टिविटी है पॉइंट्स की डिफरेंट टॉपिक्स से साथ लिंक करके, डोमेन को इंटीग्रेट करके ऐसे लिखना, वो और ज़्यादा मजबूत होते चला जाएगा। ओके, लेकिन जो नए वाले हैं वो जनवरी के बाद से ऐसे लिखना शुरू करें, DI सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। और सप्ताह में एक एक भी करेंगे आप तब भी चलेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है अभी फ़िलहाल, लेकिन अवेयर जरूर रहें। तो जो ऐसे सब लिखी जाती है तो आपको भी पता होगा कि आपके जो नॉलेज एक्यूमुलेट हुए हैं GS के सब्जेक्ट से, या फिर आपके जो न्यूज़पेपर या एडिटोरियल आप देखिएगा या सुनिएगा, पढ़िएगा,
तो वो सब इन्फॉर्मेशन को आप कैसे अपने पेपर में लिख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, यही तो ऐसे है। विभिन्न डायमेंशन को कैसे खोल सकते हैं ऐसे में, वही तो आपका खेल है ऐसे। उसी के आधार पर भी तो आपका नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऐसे भी हो जाएगा। ऑप्शनल की उतनी ज़्यादा चिंता नहीं करें अभी, वो बाद में भी हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो तरीका आपको ऑप्शनल का भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर टाइम बचता है तो ऑप्शनल भी कर लीजिए। मेरे ख्याल से जो आपके धुरंधर एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर टाइम बचता है तो ऑप्शनल भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर टाइम बचे तो, नहीं बचता है तो फिर वो प्रीलिम्स के बाद भी देखा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया, हमने टॉपिक एनालाइज कर लिया, नोट्स बना लिए। अब अगला काम क्या रहेगा? प्रैक्टिस। एक कोट है ना, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि कौन मेरा आंसर इवेलुएट करेगा, हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे पता चलेगा, क्या क्वालिटी आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सबमिट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर भी आप घबराएं नहीं, एआई का इस्तेमाल करें। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट में बस आप टॉपिक चेंज करें, और शॉर्ट में चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में चाहिए, उसमें थोड़ा बदलाव करें, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और ये नए एस्पिरेंट्स के लिए, जो ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं वो लेवल 1 को हटा सकते हैं, लेवल 2 और लेवल 3 का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेवल 3 हो गया PYQ प्रैक्टिस। जैसे देखिए, इसमें हमने कमांड दिया है कि BPSC मेंस में पॉलिटी के जो सेक्शन है या सब्जेक्ट हैं, उसमें जो गवर्नर के टॉपिक है उसके PYQ ट्रेंड के अनुसार मुझे लेवल 1 यानी कि जो बिगिनर है, जिनको थोड़ा भी आंसर राइटिंग या आंसर बिल्डिंग करना है, और लेवल 2 यानी कि जो थोड़ा अवेयर हो गए हैं, जो उनको पता है, रिवाइज कवर पढ़े हैं, बुक पर हैं, तो मॉडरेट के लिए। और लेवल 3 यानी कि सेम जो PYQ पूछा गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाएगा, और बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी आप आंसर करिए, ठीक है। तो आंसर जब आपने लिख लिया, अभी मैं तो इवेल्युएट नहीं करता हूँ, अगर आपके दोस्त सर्कल में है तो आप उनसे इवेल्युएट आंसर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको तब भी नहीं मिलता है तो आप AI का ही मदद लेके आंसर इवेल्युएट करवा लीजिए, तब भी चल जाएगा। अरे, नॉ इवेल्युएट होने से बढ़िया है ना कि AI इवेल्युएट कर ले, भले ही थोड़ा सा गलत करे, मतलब उस अकॉर्डिंग नहीं करे जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा खासा ये आपको सजेशंस दे सकता है कि यहाँ सुधार करना है, वहाँ सुधार करना है, यहाँ ये एग्जाम्पल डालना है, वो एग्जाम्पल डालना है, तो वो बता सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते, कर सकते। नथिंग इज़ बेटर देन, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये भी है। अब देखिए, जब मैंने कमांड दिया तो यहाँ पर लेवल 1 के प्रश्न आ गए। ये प्रश्न सीधे हैं जो आपकी बेसिक समझ और आर्टिकल्स की याददाश्त चेक करेंगे कि आप कितना याद रखते हैं। जैसे देखिए, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, एग्जीक्यूटिव पावर हो या जुडिशियल पावर हो, उसका वर्णन करें, जो कि डायरेक्ट आपको M लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएंगे। और फिर दूसरा सेक्शन है क्वेश्चन का, क्या राज्यपाल को राज्य का वास्तविक प्रमुख माना जा सकता है? तो आप अपना व्यू रखें, अगर हाँ तो कैसे आप बोल रहे हो, लेकिन आपको पता है ना कि वास्तविक प्रमुख नहीं माना जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर कार्य करते हैं। इवन प्रीलिम्स में आप पढ़ते हैं इन सब पॉइंट्स को, ठीक है, और आपको फिर सब्सटेंशिएट करना है। फिर देखिए, और भी क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार से आपको लेवल 1 का क्वेश्चन मिल गया, लेवल 2 का भी मिल जाएगा, लेवल 3 का मिल जाएगा। लेवल 3 का तो PYQ ही है, तो PYQ उठाएं, वैसे भी सॉल्व कर लें। उसके बाद इवेल्युएट कर लें। कमांड मैंने दे ही दिया है, वो आपको इवेल्युएट करके तुरंत दे देगा, आपको 1 सप्ताह इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत इवेल्युएट होगा। सजेशन जो दिए जाएंगे उन सजेशंस को अप्लाई करिए, कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसी पेज में आप पॉइंट्स भी लिख लीजिए, तो काम हो जाएगा। तो ये सब एक्टिविटीज करने के बाद आपका जो सिलेबस सब है मेंस का, और जो प्रीलिम्स के लिए भी न्यू एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, प्रीलिम्स का भी होता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे मेंस के लिए, तो वो टॉपिक्स आप रिजर्व रखिए कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाने के बाद या प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब हम या जिस दिन दे देंगे उसके बाद हम इन टॉपिक्स को भी कर लेंगे। अब यहाँ पर वैसे एस्पिरेंट्स आगे हो जाते हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद सीधा, जिनका कट ऑफ के आसपास नंबर आ रहा है, तो वो सीधा मेंस के प्रैक्टिस पर लग जाते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, अर्लियर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो उनकी जो सक्सेस की या इम्प्रूवमेंट की संभावना है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप उन कैंडिडेट में से बढ़िए अगर आप सीरियस हैं तो, ठीक है। तो देखिए, जो रिमेनिंग मेंस के टॉपिक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना पड़ता है, DI प्रीलिम्स में वैसे तो नहीं पढ़ना पड़ता है, हाँ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप प्रैक्टिस करते ही होंगे।
टेस्ट देते वक्त। और वैसे भी मैंने एक नियम बना ही दिया है, एसी और डीआई सप्ताह में 1 बार, या फिर जो धुरंधर कैंडिडेट है वो सप्ताह में 2 बार भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस होता रहेगा। फिर जो करंट अफेयर्स है पीटी के लिए, एक्सक्लूसिवली पीटी, तो वो तो आप उस समय करेंगे, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम देने से बाद नहीं, बल्कि वो जो मैंने मंथ बताया था जब आप प्रीलिम्स की शुरुआत करेंगे तब। लेकिन हाँ, तब तक में बहुत सारे करंट अफेयर्स मेंस के पर्सपेक्टिव से लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वो जो बचे करंट अफेयर्स हैं मेंस के लिए वो भी आप कर देंगे, हो जाएगा। वो आपको बुकलेट मिल जाता है, मार्केट में बहुत सारे बुक्स करंट अफेयर्स के आते हैं, तो उसकी चिंता नहीं करना है, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब हो जाएगा। साइंस एंड टेक का पूरा ही डिफरेंट पैटर्न होता है मेंस और प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में तो आपको जो कोर साइंस है उससे पूछा जाता है, लेकिन मेंस में थोड़ा चेंज हो गया है, कंप्यूटर, आईटी, एआई, बायोटेक्नोलॉजी, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा बाद में भी प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हल्की है तो मैनेज हो जाएगा। उसके बाद जो आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो तो कंटिन्यू होएंगी। अब जब आप प्रीलिम्स क्रॉस करोगे, प्रीलिम्स निकालोगे, या फिर प्रीलिम्स के दिन के बाद जब प्रैक्टिस शुरू करोगे, तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स भी रेडी हो जाएगा, मेंस भी रेडी हो जाएगा, नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और प्रीलिम्स के भी नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके, चाहे वो पुराने एक्सपीरियंस हो या फिर नए एक्सपीरियंस हो, दोनों की टेंशन खत्म हो गई, इवेल्युएशन भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया। और क्या चाहिए भाई, यही तो चाहिए होता है कि हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग हो, और उस कंसेप्ट पर रिवीजन हो, और उस रिवीजन पर फिर प्रैक्टिस हो जाए, और फिर आपका स्कोर तो बढ़ेगा ही, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये पूरा जो वीडियो था वो कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स मेंस तक के लिए मैंने आपको बता दिया है, और आप इसे अच्छे से विश्वास के साथ ज़रूर पालन करिए, तो आप एक डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, और इसका रिजल्ट बाकायदे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। एंड हाँ, एक अपडेट है कि अभी हो सकता है 20 दिन 25 दिन मैं एबसेंट रहूं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू माई इंटरव्यू इज़ प्लान्ड अकॉर्डिंगली फॉर द 70th BPSC, तो थोड़ा सा मुझे समय कम मिल सकता है, लेकिन अगर बीच में हमें समय मिलता है तो मैं ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से हेल्प या गाइड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।